साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदिष्ट नाम से करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग अद्यतन पर्यावरण विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारे पर मिनमाता अभिसमय COP4 के बारे में। तो पारे पर मिनमाता अभिसमय जो है, इसके पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक के साथ COP4 2 खंडों में आयोजित हुई। पहला खंड जो था ये 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ, जबकि द्वितीय खंड का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखिए कि बाली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? पारे पर मिनमाता अभिसमय से संबंधित है। इसमें मिनमाता अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हालांकि यह घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है। और ध्यान रखिएगा कि पारे पर मिनमाता अभिसमय जो है वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था, जापान के मिनमाता नामक शहर में। ठीक है। और मिनमाता नामक रोग भी होता है जो कि पारे की वजह से होता है। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। तो ध्यान रखिएगा, इस अभिसमय का नाम उस जापानी नगर मिनमाता के नाम से रखा गया है जो 1950 के दशक में मिनमाता रोग का केंद्र बन गया था। मिनमाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाला एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है और भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2018 में इसकी अभिपुष्टि अर्थात रेटिफाई की थी। यह अभिसमय वर्ष 2017 से लागू हुआ है। ठीक है। तो 2013 में इसमें साइन होते हैं, 2017 से ये लागू होता है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो 22 मार्च 2022 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें 117 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश जो हैं, नंबर 1 पे बांग्लादेश है, दूसरे पे चाड है और तीसरे पे पाकिस्तान है। ठीक है। माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसकी सांद्रता इसमें मेजर करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इस दृष्टि से भारत जो है PM 2.5 सांद्रता, जिसकी सांद्रता जो है 58.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, जिसकी PM 2.5 सांद्रता 85 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बनी हुई है, मतलब ये इतनी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर शामिल हैं और भारत का कोई भी शहर WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत निर्दिष्ट 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। भारत की आर्कटिक नीति के बारे में बात करें तो 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति जारी की गई। ठीक है, किसने जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। इस आर्कटिक नीति का शीर्षक है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। इंग्लिश में कहें तो इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका शीर्षक है। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। भारत की आर्कटिक नीति 6 स्तंभों पर आधारित है, या इसके 6 स्तंभ हैं। कौन कौन से? पहला है विज्ञान एवं अनुसंधान, दूसरा है जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है आर्थिक और मानव विकास, चौथा है परिवहन और कनेक्टिविटी, पांचवा है गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और छठा है आपका राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। उल्लेखनीय है कि आर्कटिक को सामान्यतः आर्कटिक वृत्त के ऊपर के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। आर्कटिक देश 8 आर्कटिक देश हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा अमेरिका। ये जो 8 आर्कटिक देश हैं, ये 8 आर्कटिक देश मिलकर के आर्कटिक परिषद का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्कटिक काउंसिल में जो है 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा अमेरिका। इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए, भारत के आर्कटिक के साथ जुड़ाव की शुरुआत फरवरी 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक हेतु अपने प्रथम वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया और वर्ष 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 2014 में कांग्स जार्डन में इंड आर्क नामक भारत की प्रथम बहुसेंसर मूड वेधशाला की तैनाती हुई और वर्ष 2016 में भारत के सुदूर उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी की स्थापना गुरु
गुरु बडेट में हुई थी। आगे बात करते हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। तो 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, किसने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओपन मिशन को लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय का है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि 2021 से 2026 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए होगी। इसका पहला चरण 3 वर्षों के लिए 2021 से 2024 के लिए लागू किया जाएगा। और डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्री स्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल मिशन है, नोडल मंत्रालय है। डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन ही ऐसी प्रौद्योगिकी से युक्त हैं। मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटालिक नोडुल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। आगे बात करते हैं आरावली जैव विविधता पार्क के बारे में, जो भारत का प्रथम ओईसीएम स्थल है। ठीक है, तो देखिए 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित, कहां पर, गुरुग्राम स्थित आरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम स्थल घोषित किया गया है। यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुष्यन द्वारा प्रदान किया गया है। गुरुग्राम स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन सिटी फॉरेस्ट में परिवर्तित करने के माध्यम से आरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया है। यह पार्क गुरुग्राम नगर निगम तथा IIM गुड़गांव का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, यह पार्क लगभग 392 एकड़ क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा में विस्तृत है। वर्ष 2018 में पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार यह पार्क दिल्ली NCR की लगभग 7.07% ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अप्रैल 2021 में गुरुग्राम नगर निगम ने वर्ष 2031 तक आरावली जैव विविधता पार्क की पारिस्थितिकी बहाली और संरक्षण हेतु हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पार्क एक बड़े कार्बन सिंक का कार्य करता है और विभिन्न अध्ययनों को संचालित करने का एक समृद्ध स्रोत है। देखिए ओईसीएम के बारे में बात करें कि ओईसीएम है क्या, तो देखिए ओईसीएम का पूर्ण रूप है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय अर्थात अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्टिव एरिया के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण अर्थात इन शूटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में सफल रहते हैं। नवंबर 2018 में जैव विविधता पर अभिसमय CBD के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में ओईसीएम की निम्नलिखित परिभाषा को अंगीकृत किया गया। 2018 में क्या, संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान तक इन सिटू संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित है। आगे बात करते हैं नए भारतीय रामसर स्थल के बारे में। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत की 2 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है। अब ये 2 कौन सी हैं, तो देखिए ये 2 आर्द्रभूमियां जो हैं, पहला है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर के 49 हो गई, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। भारत के इन 49 रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल जो है 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, खिजड़िया के बारे में बात करें, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। यह गुजरात के जामनगर जिला में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है, लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है।
इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 10 हो गई है। इसके पूर्व 14 अगस्त 2021 को भारत ने 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया था। कौन कौन सी 9 निर्दिष्ट जो 4 रामसर स्थलों में गुजरात के 2 थे, बधवाना आर्द्रभूमि तथा थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, तथा हरियाणा के 2 थे, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थल शामिल हैं। देखिए, बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के बड़ोदरा जिले की डभोई तहसील में स्थित है और 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित, ध्यान रखिएगा ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण वर्ष 1909-10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया था। थोल झील के बारे में बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। थोल झील भी मानव निर्मित उथले जल की छोटी झील है जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। मूलतः वर्ष 1992 में सिंचाई के उद्देश्य निर्मित इस झील को वर्ष 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, ये मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। यह हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अब बात करते हैं, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड दिया गया है। तो देखिए 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त बर्दिया नेशनल पार्क, कौन सा? बर्दिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल का है, इसको भी TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इन दोनों ही स्थलों को वर्ष 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में दोगुना वृद्धि करने हेतु पुरस्कृत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बर्दिया नेशनल पार्क आपका नेपाल में है, जबकि सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य जो है आपका भारत में है। देखिए, नेपाल स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र को बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु के इरोडा जिले में स्थित है और इसे वर्ष 2013 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य 1408.405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अभ्यारण्य नीलगिरी जैव मंडल भूदृश्य का अंग है, जहां विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। वर्ष 2011 में इस बाघ अभ्यारण्य में मात्र 25 बाघ ही थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या लगभग 80 तक पहुँच गई है। TX2 अवार्ड के बारे में बात करें तो TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड निम्न संगठनों या कार्यक्रमों की भागीदारी में प्रदान किए जाते हैं। पहला है CATS या कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, दूसरा है फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, तीसरा है ग्लोबल टाइगर फोरम, चौथा है आयुष्मान एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम, पांचवा है पैंथेरा, छठा है UNDP लॉन्च शेयर, सातवां है वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी और आठवां है WWF की टाइगर्स अलाइव पहल। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 24.62% याद रखिएगा। देखिए, देश में कुल वनावरण जो है ये 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ये वनावरण की बात हो रही है, ठीक है, 21.71%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.9% भाग पर वृक्षावरण, ये 24, तो कुल कितना होगा? 24.62% पर यह विस्तारित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.1 या लगभग 7% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण जो है, वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा? मिजोरम है, जिसके 84.53% क्षेत्रफल पे जो है वन है। जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है 79.33%, मेघालय 76% का स्थान है तीसरे स्थान पर। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। आगे चलते हैं, ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से? तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, जो परसेंटेज में भी अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे ही है, ठीक है। तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है, पांचवें पे महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण जो है 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण
वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है वो 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले जो है क्रमशः ये भदोही, मैनपुरी, देवरिया है। कौन कौन से हैं? सबसे कम जहाँ पे वनावरण है वो है भदोही, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया है। सबसे कम आपका भदोही में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है, उससे कम चंदौली और उससे कम चित्रकूट है। आगे बात करते हैं काजू वैली आर्द्रभूमि के बारे में। ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। देखिए, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसकी घोषणा तमिलनाडु के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई है। काजू वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने हेतु अधिसूचना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत जारी की गई है। यह आर्द्रभूमि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर एवं मरक्कनम तालुका में स्थित है। वनूर और मरक्कनम तालुका के 5151.6 हेक्टेयर संयुक्त क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो बस आपको याद रखना है कि काजू वैली आर्द्रभूमि ये कहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है? तो ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी है और यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे है नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के बारे में। तो 22 सितंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देशों के तहत 6 प्रमुख वायु प्रदूषक कौन से हैं? ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाम ध्यान से याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5 और PM10। तो इसमें ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है और PM2.5 और PM10 है। इसके लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई है, स्टैंडर्ड्स की घोषणा की गई है। ये दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों में कटौती के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता मानकों की सिफारिश करते हैं। WHO के नए मानक स्तर क्या है? PM2.5 का वार्षिक औसत कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। PM10 का वार्षिक औसत 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वार्षिक औसत 10 माइक्रोग्राम पर क्यूब। सल्फर डाइऑक्साइड का दैनिक औसत कितना होना चाहिए? ये 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। कार्बन मोनोऑक्साइड का दैनिक औसत कितना होना चाहिए? कार्बन 4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ओजोन का औसत या पीक सेशन कितना होना चाहिए? 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए, भारत में वायु की गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को निर्धारित किया गया है। इसमें अक्टूबर की बात करें तो 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, जो कि ये 7 सितंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार, नई दिल्ली के आनंद विहार में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। देखिए, आनंद विहार स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मॉग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, अर्थात प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है और निचले भाग से साफ हवा बाहर आती है। देखिए, इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ध्यातव्य कि उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर जो है नवंबर 2021 में नोएडा में स्थापित किया गया था। अन्य स्मॉग टावर 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। 23 अगस्त 2021 को स्मॉग टावर का उद्घाटन नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। पराग कैलेंडर के बारे में बात करें तो 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। ठीक है, तो देखिए, यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई या वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलाव का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई या वायुजनित परागकणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश करके एलर्जी का कारण बनते हैं। ये आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं प्रथम डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की। तो 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। इस डुंगोंग संरक्षण केंद्र का इस क्षेत्रफल जो है 500 वर्ग किलोमीटर अर्थात 500 वर्ग किलोमीटर का है। ये आदिरामपट्टिनम में से आमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी तथा मन्नार खाड़ी के मरीन क्षेत्र में विस्तारित रहेगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुंगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। डुंगोंग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची या रेड लिस्ट में सुभेद वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं। डुंगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है। इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। ये शाकाहारी होता है। प्रतिवर्ष विश्व डुंगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है, डुंगोंग दिवस के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। तो 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। कौन सा? अल्जीरिया। ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया बना था। उल्लेखनीय है कि सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई और वर्ष 1970 तक संपूर्ण विश्व सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में सीसा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन एवं वाहन अभियान प्रारंभ किया था। कब किया था? 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, यूनेप ने। रमप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं वार्षिक बैठक जो कि चीन के फुजोऊ में संपन्न हुई जुलाई 2021 में, इसमें विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में दुनिया भर के कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कितने? 34 को शामिल किया गया है। इन स्थलों में 29 सांस्कृतिक तथा 5 जो हैं वो प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। 29 सांस्कृतिक हैं और 5 प्राकृतिक स्थल शामिल किए गए। इस फैक्ट को भी याद रखना है। गौरतलब है कि इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर के 1154 हो गई, जिसमें 897 सांस्कृतिक स्थल है, 218 प्राकृतिक स्थल है तथा 39 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। किससे छीना गया? ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से। गौरतलब है कि उसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसी के साथ यह विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का तीसरा स्थल बन गया। ऐसे 2 अन्य स्थल जो है जर्मनी की ड्रेसडेन स्थित एल्ब घाटी है और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी है। तो ध्यान रखिएगा इसको। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थलों तेलंगाना का रामप्पा मंदिर और गुजरात का सैंधव स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया या दर्जा दिया गया। रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां स्थल तथा धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में भी अपनी जगह बना ली। भारत के कुल 40 स्थलों में से 32 स्थल जो हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी का है। सुपर 40 क्लब ऐसे देशों के समूह हैं जिनके कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल है। भारत के अतिरिक्त इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, चाइना है, ही ऐसे देश हैं। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एवं चीन, अर्थात 5 ही ऐसे देश हैं जो सुपर 40 क्लब में शामिल हैं। अब भारत 6वां देश हो गया। देखिए, काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का यह अद्वितीय उदाहरण है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में 1213 में काकतीय शासक गणपति देव, किसने? काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचरला रुद्र द्वारा करवाया गया था। रेचरला रुद्र के द्वारा इसको करवाया गया था। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रमप्पा के नाम पर इसका नामकरण रमप्पा मंदिर किया गया। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसका नाम जो है उसके मूर्तिकार के नाम पर भी पड़ा है। ठीक है, यहाँ के देखिए शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो इसे कई नाम हो गए, रमप्पा मंदिर, रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला
तारा कहा था। ठीक है, 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पा कालीन शहर है, को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पा स्थल है, जिसे वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि सैंधो सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर जो है वो धौलावीरा है। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गढ़वारी वाला ही ऐसे हड़प्पाकालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। कौन कौन से? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गढ़वारी वाला। ज्ञातव्य है कि धौलावीरा की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी ने की थी। यह कच्छ के महान रण में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है। गुजरात में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थलों की यदि बात करें तो इसमें आपका अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, रानी की वाव है। देखिए, विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान ही रोमानिया के रोशिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में कुल 52 स्थान शामिल हैं। कितने? 52 स्थान शामिल हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता दी गई। CATS की मान्यता दी गई है। तो कब दी गई है इसको देखते हैं। देखिए, 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है। भारत के जिन 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता दी गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से है। असम के 3 हैं, मानस, काजीरंगा और ओरंग। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना है। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना है। महाराष्ट्र का 1 है, पेंच। बिहार का वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश का दुधवा। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। केरल का परिक्कुलम है। तमिलनाडु के 2 हैं, मधुमलाई और अन्नामलाई। और कर्नाटक के 1 है, बादीपुर। इन 14 बाघ अभयारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी। कौन से? उत्तराखंड का लैंसडाउन वन प्रभाग, उत्तराखंड का रामनगर वन प्रभाग और पश्चिम बंगाल का 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग। उल्लेखनीय है कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान एवं शिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रूस का है, इसे भी CATS की मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, शिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रशिया में है। जबकि चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नेपाल में है। 13 टाइगर रेंज वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, वियतनाम है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस है। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रशिया। इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। CATS क्या है? तो CATS इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र या स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है। वास्तव में यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह योजना 13 टाइगर रेंज देशों के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। 13 टाइगर रेंज देशों की हमने यहाँ पे बात अभी कर ली है। देखिए, CATS को आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था, जब मिनमाता जो अभिसमय आपका हस्ताक्षरित हुआ था। बाघ संरक्षण क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसे 7 स्तंभों या 7 पिलर्स एवं 17 तत्वों में व्यवस्थित किया गया है। CATS वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के वैश्विक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज जो देश हैं, इनमें 7 टाइगर रेंज देशों बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल एवं रूस द्वारा CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। 13 में से 7 कर रहे हैं, परंतु 6 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं उसमें भारत भी है, बांग्लादेश ने, भूटान, चीन, भारत है, मलेशिया है, नेपाल एवं रूस है। आगे चलते हैं। UNFF16 तो क्या है ये? देखिए, 26 से 29 अप्रैल 2021 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच, ये देखिए आपका जो है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, ये अप्रैल 2021 का करंट अफेयर है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आगे चलते हैं।
यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार। प्लेटिपस अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो देखिए मार्च 2021 में, ये भी आपका काफ़ी पुराना मार्च, हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में टरुंगा कंजर्वेशन सोसाइटी तथा न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार शामिल है। आगे चलते हैं और यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि ये क्या है। ये जो प्लेटिपस है इसका वैज्ञानिक नाम आर्थिनोरिक्सन एनाटाइनस है। यह सामान्यतः अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है, ठीक है, स्तनधारी भी है और अंडा भी देता है, जो नदियों के समीप पाया जाता है। आयुष्मान की रेड लिस्ट में इन्हें निकट संकटग्रस्त नियर थ्रेटन की श्रेणी में रखा गया है। देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य, तो देखिए ये 8 फरवरी का घटनाक्रम है, 8 फरवरी 2021 का, तो ये इस यहाँ तक करंट अफेयर को हमें नहीं देखना है, ये बस इतना ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की। इसका नाम क्या है? श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई। श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश का जो है कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये 50वां बाघ अभ्यारण्य था। कौन सा? कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य या कमलांग बाघ अभ्यारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और एक बार ये भी थोड़ा सा जीके के हिसाब से याद रखिए कि तमिलनाडु में स्थित बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं? कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई जो लेटेस्ट शामिल हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहाँ पे दोनों जगह पे 6-6 हैं, 6-6 बाघ अभ्यारण्य शामिल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों को अद्यतन पर्यावरण विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।